नमस्ते दोस्तों। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो मैं आगे का एपिसोड जरूर लेकर आऊंगी। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि मुझे हर एपिसोड बनाने में 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि मैं खुद ये कहानी लिखती हूँ, फिर उसकी आवाज देती हूँ, एडिट करती हूँ और फिर आप सबके सामने लाती हूँ। मैं पूरे दिल से यकीन से कह सकती हूँ कि ऐसी कहानी आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैंने खुद दिल से लिखी है। अगर चाहूँ तो मैं इसे किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी डाल सकती हूँ जहाँ इसे सुनने के लिए पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आप सब इसे बिना पैसे दिए भी सुन सकें, बस प्यार और सपोर्ट देते रहें। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब और लाइक करना है। न तो आपको पैसे देने पड़ेंगे और न ही कोई परेशानी होगी, लेकिन यही आपके एक एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे वो मोटिवेशन मिलती है जिससे मैं अगला एपिसोड बनाने का मन बना पाती हूँ। मेरे पास अगला एपिसोड तैयार है, लेकिन जब आप सबका रिस्पॉन्स कम आता है तो दिल से इच्छा नहीं होती अपलोड करने की। तो अगर आप सच में इस कहानी में दिलचस्पी रखते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। रात का समय तीनों निखिल, केविन और वेदांत माइनस ब्लैक हाउस में मौजूद थे। हवाओं में सन्नाटा और रहस्य छाया हुआ था। पूरे कमरे में मंद रोशनी थी और मेज पर कुछ फाइलें थी। केविन गंभीर लहजे में बोला, निखिल, कल रात एक मीटिंग होने वाली है जिसमें पॉलिटिकल और डार्क वर्ल्ड के बहुत बड़े बड़े लोग आने वाले हैं। निखिल ने शांत भाव से सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता है। वेदांत थोड़ा चौंकते हुए बोला, पर यह मीटिंग किस बारे में है? इतनी बड़ी मीटिंग तो तभी होती है जब कोई बहुत ही क्रिटिकल बात हो। इस बार कुछ समझ ही नहीं आ रहा। केविन ने धीमे स्वर में कहा, वेदांत, ये मीटिंग एक लॉकेट को लेकर हो रही है। वेदांत ने उसकी ओर देखते हुए हैरानी से कहा, लॉकेट? एक लॉकेट के लिए इतनी बड़ी मीटिंग? निखिल ने गंभीर आवाज में कहा, यही तो बात है वेदांत। किसी को नहीं पता कि उस लॉकेट में ऐसा क्या खास है कि उसके लिए पॉलिटिक्स और अंडरवर्ल्ड एक साथ मीटिंग कर रहे हैं। वेदांत ने केविन से पूछा, तुम्हें भी नहीं पता कि लॉकेट किसका है? केविन ने गहरी सांस ली। नहीं, मैंने बहुत कोशिश की पता लगाने की, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। सिर्फ एक ही बात पता चली है, माइनस वो लॉकेट बेहद कीमती है। उसकी कीमत का अंदाजा लगाना भी नामुमकिन है। लॉकेट के अंदर एक ग्रीन स्टोन है, बहुत ही दुर्लभ और शक्तिशाली। वेदांत चौंकते हुए, ग्रीन स्टोन? केविन, हाँ। और निखिल, तुम सोच क्या रहे हो? क्या तुम कल मीटिंग में जाओगे? निखिल ठंडी आवाज में बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। केविन थोड़ा झल्लाते हुए, पर निखिल, तुम्हें जाना चाहिए। वेदांत बीच में बोला, हमें तो फर्क ही नहीं पड़ता उस लॉकेट की कीमत से। केविन, मैं कीमत की बात नहीं कर रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि किसी को नहीं पता कि लॉकेट किसका है, कहां से आया है। बहुत रहस्यमयी चीज है ये। निखिल अब भी शांत था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और मैं नहीं जाऊंगा। इतने में केविन की नजर निखिल की गर्दन पर पड़ी। वो चौंक गया, माइनस वहां नाखूनों के निशान थे। केविन गंभीर होते हुए बोला, निखिल, ये क्या है? तुम किसी लड़की के साथ थे? निखिल समझ गया कि केविन क्या कह रहा है। तभी वेदांत भी पास आया और वो भी निशान देखकर बोला, ये तो केविन, तुम्हारा काम है। लड़कियों के साथ ये कहे कि वेदांत हंसते हुए चुप हो गया। निखिल बोला, ये बिल्ली के नाखून है। केविन थोड़ा गुस्से में बोला, निखिल, किसको बेवकूफ बना रहे हो? ये कोई बिल्ली के निशान नहीं है। ये तो। लेकिन केविन वहीं रुक गया। उसके मन में हलचल मच गई थी। उसका चेहरा पल में गंभीर और उलझन भरा हो गया था। उसके मन में सिर्फ एक ही नाम गूंजा, माइनस डैश माया डैश। लेकिन वो खुद को यकीन नहीं दिला पा रहा था कि ये निशान माया ने दिए हों। वेदांत ने मस्ती में कहा, अरे केविन, ये निखिल है। लड़कियां इसके आसपास भी भटकती नहीं। और तू? उससे पहले ही निखिल खड़ा हो गया और बोला, मैं निकल रहा हूं। वेदांत भी निखिल के पीछे पीछे चला गया। वहीं केविन अब भी उसी जगह खड़ा था, गहरे विचारों में डूबा हुआ। माया का कमरा। माया किसी से फोन पे बात कर रही थी। उसकी आवाज बहुत सख्त और तेज थी। चेहरा गंभीर और खतरनाक लग रहा था। माया के हाव भाव साफ बता रहे थे कि वो किसी बहुत जरूरी और सीरियस मुद्दे पर बात कर रही है। तभी कमरे में सुहानी आ गई। सुहानी कुछ कहने ही जा रही थी कि माया का इतना खतरनाक चेहरा देखकर एकदम चुप हो गई। माया ने सुहानी को देखा, फोन वहीं रख दिया और गुस्से में बोली, माइनस, तुम्हें मैनर्स नहीं है क्या? किसी के कमरे में आने से पहले दरवाज़ा खटखटाया जाता है। सुहानी झेपते हुए बोली, सॉरी, मैं भूल गई थी। मैं तो ये बताने आई थी कि विरासु तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तुम उसका फ़ोन नहीं उठा रही हो। उसे कल के लिए बहुत ज़रूरी काम है। माया ने गुस्से में सिर हिलाया और बोली, ठीक है,
मैं बात कर लूंगी, अब जा। सुहानी के जाते ही माया ने वीराशु को फोन लगा दिया। इसके बाद भी थोड़ी देर तक माया और वीरासु की फोन पर बातचीत चलती रही। रात के 3 बजे माया अपनी बालकनी में खड़ी चांद की ओर देख रही थी। हवा धीमी चल रही थी, चांदनी उसका चेहरा छू रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बेचैनी थी। वहीं नीचे गार्डन में निखिल खड़ा था। वो मोबाइल पे बात कर रहा था। तभी उसे अचानक किसी के गुस्से भरी आवाज सुनाई दी। उसने फोन काटा और उस दिशा में देखा। माया फोन पर किसी से बहुत गुस्से से बात कर रही थी। उसकी आवाज तो समझ आ रही थी, लेकिन वो किस बारे में बात कर रही थी ये साफ नहीं हो रहा था। निखिल बस उसे देखता रहा। कुछ देर बाद माया ने फोन काट दिया और फिर से चांद की ओर देखने लगी। पहले उसका चेहरा सख्त था, लेकिन कुछ देर बाद उसका चेहरा नर्म और भावुक हो गया। वो रो तो नहीं रही थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सा दर्द था, एक ऐसा दर्द जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। निखिल वो सब देख रहा था। उसे माया की आंखों में वो दर्द महसूस हो रहा था। उसी एक पल में निखिल के दिल में कुछ हलचल सी हुई। कुछ था जो उसे बेचैन कर रहा था, इसलिए वो अब भी वहीं गार्डन में खड़ा था, बस माया को चुपचाप देखता हुआ। अगले दिन दूसरे दिन शाम थल झुकी थी एक जगह जहां का माहौल बहुत ही अजीब और रहस्यमय था। उस घर के आसपास सुरक्षा का कड़ा पहरा था। सुरक्षा देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता था कि उस घर के अंदर कुछ बहुत ही खास चीज है। घर के अंदर पुलिस भी मौजूद थी। बहुत सारे आदमी वहां मौजूद थे। सबके हाथ में शराब का गिलास था और उनके आसपास लड़कियां थीं। एक आदमी बोला, वैसे किसी को मालूम है कि लॉकेट की बात क्या है? दूसरा आदमी बोला, नहीं भाई, किसी को भी नहीं पता लॉकेट के बारे में। तीसरा बोला, मैं तो यहां सिर्फ उसी लॉकेट को देखने आया हूं। ऐसा क्या है उसमें जो पॉलिटिकल और डार्क वर्ल्ड दोनों को हिलाकर रख दिया? रूम के हर कोने में बस यही बातें चल रही थीं। तभी एक शख्स कमरे में दाखिल हुआ। उसने काले रंग की पैंट, काला कोट, हाथ में काले ग्लव्स और चेहरा भी ढका हुआ था। उसकी मौजूदगी इतनी भारी थी कि कमरे में बैठे सब लोग उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गए। वो शख्स आकर एक सोफे पर बैठ गया। सबकी निगाहें अब सिर्फ उसी पर थीं। तभी एक आदमी जो नशे में था उसकी तरफ आया और उसके सामने बैठकर बोला, दोस्त, तू कौन है? पहले तो मैंने तुझे कभी नहीं देखा। तू यहाँ लॉकेट देखने आया है क्या? ऐसे करते हुए वो आदमी कुछ न कुछ बकता जा रहा था, लेकिन काले कपड़ों वाला वो शख्स एक शब्द भी नहीं बोला। वो आदमी काले कपड़ों वाले आदमी के पास आया और कंधे पर हाथ रखने की कोशिश करने लगा। तभी उस काले कपड़ों वाले आदमी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उस आदमी का हाथ मरोड़ दिया। वो आदमी इतनी जोर से चीखा कि वहां खड़े सभी लोगों का ध्यान उधर चला गया। वो नशे में चूर आदमी का नशा एक झटके में उतर गया और वो जमीन पर गिर पड़ा और बोला, छोड़ मुझे, छोड़। पर वो काले कपड़ों वाला आदमी जरा भी नहीं हिला और उसने और जोर से उसका हाथ मरोड़ दिया। उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। तभी एक आदमी बोला, ये क्या दादागिरी है? कौन है तू बे? ये कहकर वो उसके पास आ गया। तभी 5 बॉडीगार्ड उस काले कपड़ों वाले आदमी के चारों तरफ घेरा बनाकर खड़े हो गए, मानो उसे सुरक्षा दे रहे हों। उन 5 आदमियों को देखकर वहां खड़े सब लोगों की जान हलक में आ गई। सब लोग आंखें फाड़े बस देख रहे थे। वो पांचों कोई और नहीं बल्कि डार्क क्वीन के निजी बॉडीगार्ड थे। उन पांचों के कपड़ों पर एक खास तरह का बैज लगा था जो ये दिखाता है कि वो डार्क क्वीन के आदमी है। थोड़ी देर पहले जहां जोर जोर से गानों और बातों की आवाजें आ रही थीं, वहां अब सन्नाटा था और सब लोग एक कोने में खड़े थे। हालांकि डार्क क्वीन और उसके बॉडीगार्ड ने किसी से कुछ कहा नहीं, कुछ किया नहीं, पर वहां जितने भी लोग थे उन्हें पता था कि अब क्या करना है। वो आदमी जिसका हाथ डार्क क्वीन ने मरोड़ा हुआ था, उसने अपना एक हाथ मुंह पर रख लिया, मानो कोशिश कर रहा हो कि उसकी आवाज बाहर ना आए, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसकी आवाज बाहर गई तो आज उसे डार्क क्वीन से कोई नहीं बचा सकता। तभी डार्क क्वीन ने उसका हाथ जमीन पर जोर से पटक दिया और खड़ी हो गई। डार्क क्वीन खड़ी होकर चारों तरफ सब देख रही थी। तभी उसकी नज़र एक जगह जाकर ठहर गई जहां 2 लड़कियां खड़ी थीं। वो लड़कियां थोड़ी देर पहले डांस कर रही थीं। उन लड़कियों ने कपड़े तो पहने थे पर बहुत छोटे थे। उन दोनों की कमर थामे एक 45 साल का बूढ़ा आदमी खड़ा था जो देखने में बहुत अमीर लग रहा था। लेकिन जैसे ही उस बूढ़े की नज़र डार्क क्वीन से मिली, उसने उन लड़कियों की कमर छोड़ दी। पर तभी डार्क क्वीन ने एक गार्ड की तरफ देखा। उस गार्ड ने तुरंत उस बूढ़े के सीने में एक गोली उतार दी। सब लोग सन्न रह गए, पर कोई कुछ कर भी नहीं सकता था और आवाज तो बिल्कुल भी नहीं। तभी डार्क क्वीन चलने लगी और उसके साथ साथ उसके बॉडीगार्ड भी। डार्क क्वीन पहले फ्लोर की ओर बढ़ी। पहले फ्लोर का माहौल तनावपूर्ण था। पहले फ्लोर के गेट पर लगभग 20 गार्ड तैनात थे। जैसे ही उन 20 गार्डों ने डार्क क्वीन के पर्सनल बॉडीगार्ड को देखा, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई।
उन 20 गार्डों को समझ में आ गया कि अब आगे क्या होगा, पर वे लोग डार्क क्वीन के गार्ड से लड़ना नहीं चाहते थे। उन्हें पता था कि डार्क क्वीन के पर्सनल बॉडीगार्ड उन लोगों को चारों खाने चित कर देंगे, पर उन 20 गार्डों के पास कोई और विकल्प नहीं था। अगर वे पर्सनल बॉडीगार्ड से नहीं लड़ते तो उनके बॉस उन्हें मार डालते। तभी उन 20 गार्ड में से एक गार्ड ने सामने आकर लड़ने की कोशिश की। बस फिर क्या था, डार्क क्वीन के पर्सनल गार्ड उन 20 पर टूट पड़े। हाँ, पर डार्क क्वीन के पर्सनल बॉडीगार्ड को ये बात ध्यान रखनी थी कि गोली नहीं चलानी, क्योंकि अगर गोली चलाई तो दूसरे गेट के उस तरफ के गार्ड को पता चल जाएगा। जहां तक बात आई नीचे गोली चलाने की, तो वो गोली नीचे चलाई थी तो पहले गेट के गार्ड को पता चल सकता था, पर दूसरे गेट के गार्ड को नहीं, क्योंकि दूरी ज्यादा हो जाती और बीच में 2 गेट थे जहां से आवाज बाहर और अंदर नहीं आ सकती। डार्क क्वीन के पर्सनल बॉडीगार्ड उन गार्ड को मारने के लिए जरा भी मेहनत नहीं कर रहे थे, मानो खड़े खड़े हिल रहे हों, बस क्योंकि वे पर्सनल बॉडीगार्ड कोई आम थोड़ी थे। डार्क क्वीन के बॉडीगार्ड, वो भी डार्क क्वीन के पर्सनल बॉडीगार्ड। उनकी ट्रेनिंग तो बहुत मुश्किल होती थी, जिसका ध्यान खुद डार्क क्वीन रखती थी। सामने अगर 500 लोग भी एक साथ आ जाएं तो उन्हें आराम से मार सकें, इतनी ताकत रखते थे ये लोग, वो भी बिना गन के। डार्क क्वीन बस खड़ी थी। जैसे ही दूसरे दरवाजे पर पहुंची, डार्क क्वीन रुक गईं और दरवाजे पर एक पासवर्ड डालना था। तभी डार्क क्वीन ने तुरंत पासवर्ड डाल दिया, मानो उन्हें पहले से ही इस दरवाजे और पासवर्ड के बारे में पता हो। वो दरवाज़ा खुल गया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, सामने हथियार लिए आदमी खड़े थे। उन सभी आदमियों ने पर्सनल बॉडीगार्ड को देखा तो वे लोग चौंक गए, पर कोई और कुछ रिएक्ट करता उससे पहले डार्क क्वीन के पर्सनल बॉडीगार्ड उन सभी पर टूट पड़े, मानो उन आदमियों को कुछ सोचने का समय दिया न कुछ करने का। थोड़ी ही देर में लाशों के ढेर बन गए वहां, बस खून ही खून था। किसी का हाथ कटा हुआ तो किसी का सिर, किसी के तो मांस के चिथड़े उड़े हुए। पर डार्क क्वीन उस तीसरे दरवाजे को ही देख रही थी। तभी डार्क क्वीन ऐसे चलने लगी मानो कोई उन्हें खींच रहा हो। जैसे ही वे तीसरे दरवाजे पर पहुंची, उन्होंने तुरंत धक्का मारकर वो दरवाज़ा खोल दिया। वो दरवाज़ा खुलते ही एक तिजोरी जैसा दिखा, हालांकि साफ नहीं दिख रहा था क्योंकि पूरे कमरे में अंधेरा था, कुछ देख पाना नामुमकिन था। तभी डार्क क्वीन उस तिजोरी के पास जाने लगी, लेकिन कुछ कदम और बढ़ाती कि अचानक एक आदमी उसके सामने आ गया। किसी के अचानक सामने आ जाने से डार्क क्वीन की तेज चाल रुक गई और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। जैसे ही डार्क क्वीन ने उस आदमी को देखा, उसने गुस्से में कहा, वीरू, हट मेरे सामने से, और तू यहाँ क्या कर रहा है? वीराशु बोला, बॉस, रुक जाइए, आगे खतरा है, मैं आपको बचाने आया हूँ। इतना कहकर वीराशु पलटा और उसने अपनी जेब से एक पेन निकाली और उसी कमरे में आगे फेंक दी। जैसे ही पेन आगे गई, लेजर चालू हो गई और वो पेन जलकर राख हो गई। डार्क क्वीन ने यह देखा और बोली, वीरू, इसे हटाओ, मुझे लॉकेट के पास जाना है। वीराशु बोला, बॉस, हाँ, मैं कोशिश करता हूँ, पर आप प्लीज आगे मत जाइए, आपको चोट लग जाएगी। तभी वीराशु ने देखा कि उस तिजोरी के पास एक बटन लगा था। वीराशु बोला, बॉस, मुझे लगता है वो बटन इसी लेजर का होगा। डार्क क्वीन ने कहा, वीरू, संभल कर। वीराशु ने सिर हिलाकर हाँ कर दी। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए बचते बचाते आगे बढ़ने लगा, लेकिन तभी वीरू का संतुलन बिगड़ गया और उसका हाथ लेजर पर पड़ने ही वाला था कि डार्क क्वीन तुरंत उसके पास पहुंच गई और उसे गिरने से बचा लिया। लेकिन इस सब में डार्क क्वीन की कलाई लेजर से छू गई और जल गई। फिर भी डार्क क्वीन ने न तो कोई दर्द जताया और न ही कोई आवाज निकाली। वीरू को भी समझ नहीं आया। डार्क क्वीन ने सख्त आवाज में कहा, वीरू, अब तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाना, मैं खुद लेजर को बंद करती हूं। वीरू बोला, पर बॉस। तभी डार्क क्वीन ने उसे घूर कर देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। लेजर को पार करना बहुत मुश्किल था क्योंकि लेजर की धारियां बहुत पास पास थीं। बहुत कम जगह बची थी। अगर कोई भारी भरकम आदमी कोशिश करता तो उसके गिरने का पूरा चांस था। यह लेजर वही पार कर सकता था जो पतला दुबला हो और अपनी बॉडी को लचीला बना सके। डार्क क्वीन ने यह काम चुटकियों में कर दिखाया। वीरू मन में ही बोला, मैं बॉस को बचाने आया था, पर बॉस मुझे ही बचा रही हैं। लगता है मेरा शरीर कुछ ज्यादा ही भारी हो गया है। तभी डार्क क्वीन ने वो बटन दबाकर लेजर को बंद कर दिया। वीरू ने चैन की सांस ली और अच्छे से खड़ा हो गया। उधर डार्क क्वीन ने तिजोरी का हैंडल पकड़कर घुमा दिया। उसके चेहरे पर एक अलग ही भाव थे। तिजोरी खुल गई, लेकिन जैसे ही डार्क क्वीन ने अंदर देखा तो उसमें एक और छोटी पासवर्ड वाली तिजोरी रखी थी। ये देखकर डार्क क्वीन की भौहें तन गईं। वीराशु भी चौंक गया और मन में बोला, ये पासवर्ड कहाँ से आ गया? लगता है किसी को अच्छे से पता था कि लॉकेट को लेने कोई आने वाला है। पहले लेजर और अब ये पासवर्ड। तभी वीराशु ने आसपास देखा कि कहीं कोई उन्हें देख तो नहीं रहा।
उसने कमरे की दीवारों पर कैमरों की जगह देखी, लेकिन ये देखकर वो हैरान रह गया कि कमरे की चारों दीवारों पर चाकू लगे हुए थे। वो तुरंत समझ गया, ये पासवर्ड ऐसे ही नहीं रखा गया है। अगर पासवर्ड गलत डाला तो ये चाकू सीधे हम पर आ गिरेंगे। ये देखकर विराशु ने डार्क क्वीन से कहा, बॉस चलिए यहाँ से, हमें जानबूझकर यहाँ लाया गया है। लेकिन डार्क क्वीन ने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो बस उस पासवर्ड वाली छोटी तिजोरी को ही देखती रही। वीरू ने देखा कि डार्क क्वीन कोई जवाब नहीं दे रही है, तो उसने हिम्मत जुटाकर दूसरी बार कहा। इस बार डार्क क्वीन ने वीरू की तरफ देखा और बोली, वीरू जाकर दरवाजे पर खड़ा रह। वीरू ने मना करते हुए कहा, नहीं, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। माया ने एकदम बुलंद आवाज में हुक्म देते हुए कहा, जा यहां से वीरू, ये मेरा हुक्म है। माया की इतनी गुस्से भरी और तेज आवाज सुनकर वीरू भी चौंक गया। वीरू तुरंत जाकर दरवाजे के पास खड़ा हो गया। जैसे ही वीरू दरवाजे के पास खड़ा हुआ, माया ने अपना चेहरा तिजोरी की तरफ मोड़ लिया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ पल बाद माया ने आंखें खोली और पासवर्ड डालने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। वहीं वीरू को माया की चिंता हो रही थी। माया ने पासवर्ड डाला, थोड़ी देर तक कुछ नहीं हुआ। वीरू ने देखा कि तिजोरी नहीं खुली तो उसका डर और बढ़ गया। उसे लगा कहीं कोई साजिश तो नहीं है। उसने अंदर जाने की कोशिश की, मगर उसे माया का हुक्म याद आ गया। वीरू ने आज तक कभी माया के हुक्म को नहीं टाला था। अगर माया उसकी जान भी मांग लेती तो वीरू खुशी खुशी दे देता, मगर इस बार बात कुछ और थी। माया की जान को खतरा भी हो सकता था। जैसे ही वीरू ने एक कदम आगे बढ़ाया, माया ने बिना मुड़े ही हाथ से इशारा कर दिया, जिसका मतलब था कि एक कदम भी आगे मत बढ़ाना। वीरू वहीं जम गया। तभी तिजोरी अपने आप खुल गई। जैसे ही तिजोरी खुली, उसके अंदर से एक तेज रोशनी बाहर आई। वो रोशनी उस लॉकेट से आ रही थी जिसके अंदर जड़े हुए थे हीरे और बहुत ही कीमती हरा पत्थर। उस लॉकेट की बात ही कुछ और थी। लॉकेट के बीच में वो कीमती हरा स्टोन था और उसके चारों तरफ असली हीरे जड़े हुए थे। लॉकेट को देखकर ही समझ आ रहा था कि ये कितना खास है, किसी को बताने की जरूरत ही नहीं थी। माया बस उस लॉकेट को देखती ही जा रही थी। तभी माया ने लॉकेट को देखते देखते अपनी आंखें बंद कर लीं। तभी उसे दिखा एक छोटी सी बच्ची जिसने प्रिंसेस का ड्रेस पहन रखा था, जिसकी आंखें हरी थीं और जो देखने में बहुत ही क्यूट लग रही थी। वो बच्ची गोल गोल घूम रही थी और घूमते हुए तोतली आवाज में बोली, देखो डेडा, प्रिंसेस की ड्रेस कैसी लग रही है। तभी एक आदमी जिसकी आंखें भी उसी बच्ची जैसी हरी थीं वहां खड़ा था। वो देखने में किसी हीरो को भी टक्कर दे सकता था। उसने 3 पीस सूट पहन रखा था। लंबा कद, गठीला शरीर, उसके चेहरे पर ही अमीरी झलक रही थी। बाल एकदम सेट थे। उस आदमी ने उस छोटी बच्ची को गोद में उठा लिया और बोला, हाँ मेरी प्यारी प्रिंसेस, आज तो आप बहुत बहुत सुंदर लग रही हो। इतना कहते ही उस आदमी ने उस बच्ची के गालों पर किस कर दिया। वो बच्ची खिलखिलाकर हंसने लगी। तभी वहां एक बहुत ही खूबसूरत महिला आई, जिसका शरीर किसी मॉडल जैसा, जिसने साड़ी पहन रखी थी, मगर वो साड़ी भी कुछ अलग अंदाज में पहनी थी। उस औरत ने सोने के गहने पहन रखे थे, लेकिन उसके हुस्न के आगे सारे गहने फीके पड़ रहे थे। वो औरत उस बच्ची को देखकर बोली, मैं कब से बुला रही हूं आपको, आप कहाँ थीं। तभी वो बच्ची तोतली आवाज में बोली, मम्मा, मैं तो डेडा को अपनी ड्रेस दिखा रही थी। देखो मम्मा, हमारी ड्रेस कैसी लग रही है। उस औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, एकदम परी लग रही हो आप बच्चा, आपको किसी की नजर न लगे। ये कहते हुए उस औरत ने अपनी आंखों का काजल निकालकर उस बच्ची के कान के पीछे लगा दिया। तभी वो आदमी बोला, हाँ, एकदम अपनी मॉम जैसी हॉट, ब्यूटीफुल, प्यारी। अपने पति की ये बातें सुनकर वो औरत शर्मा गई और बोली, क्या आप भी बच्चों के सामने। वो आदमी हंसकर बोला, तो क्या हुआ, आप हो ही इतनी प्यारी और सुंदर। ये कहते हुए उस आदमी ने उस औरत के माथे पर किस कर दिया और एक तरफ से उसे बाहों में भर लिया। तभी वो बच्ची नाराज होते हुए बोली, और डेडा मेरी किस्सी। ये कहते ही उस बच्ची ने अपने गाल फुला लिए। बच्ची की नाराजगी देखकर उस आदमी ने तुरंत ही बच्ची के माथे पर भी किस कर दिया। वो बच्ची खुश होकर बोली, डेडा, आज मेरा बर्थडे है तो मेरा गिफ्ट। तभी उस आदमी ने पहले ऐसे एक्सप्रेशन दिए जैसे उसे याद ही नहीं रहा हो। ये देखकर उस बच्ची की आंखों में आंसू आ गए। वो बच्ची बोली, डेडा, आप भूल गए। तभी उस आदमी ने थोड़ी सख्त आवाज में कहा, प्रिंसेस, हमें आपकी आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं। अपनी डेडा की ये बात सुनकर उस बच्ची ने अपनी आंखों के आंसू पोंछ दिए। तभी उस आदमी ने एक गिफ्ट उस बच्ची के सामने कर दिया। लड़की के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई और उसने तुरंत तोहफा लेकर खोलना शुरू कर दिया। उस आदमी ने बच्ची को नीचे रखा और घुटनों के बल उसके सामने बैठ गया। जैसे ही बच्ची ने तोहफे का रैपर फाड़ा, उसमें से एक लॉकेट का डिब्बा निकला।
बच्ची ने डिब्बा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो खुला नहीं, तो उस आदमी ने बच्ची के हाथ से डिब्बा लेकर खोल दिया और बच्ची के सामने कर दिया। जैसे ही बच्ची की नज़र उस लॉकेट पर पड़ी, उसकी आंखें चमक उठीं। डिब्बे के अंदर हीरे और हरे पत्थर का एक बहुत ही खूबसूरत लॉकेट था। वो बच्ची इतनी खुश हो गई कि अपनी जगह पर कूदने लगी और तालियां बजाने लगी। बच्ची को खुश देखकर उस औरत और आदमी के चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। तभी उस आदमी ने डिब्बे से लॉकेट लिया और बच्ची को पहनाते हुए बोला, बच्चा, ये तुम्हारा तोहफा है। देखो, इस लॉकेट का ग्रीन स्टोन आपकी आंखों के रंग का है। इस तोहफे को तुम कभी भी खुद से अलग मत करना। ये लॉकेट नहीं, मेरा आशीर्वाद है। इसे हमेशा अपने पास रखना। उस बच्ची ने हाँ में सिर हिलाया। इस लॉकेट को मैं हमेशा अपने पास रखूंगी। माया ने अपनी आंखें खोलीं, जो लाल थीं और आंसुओं से भरी थी, लेकिन माया ने एक भी आंसू आंखों से बाहर नहीं आने दिया और लॉकेट को देखते हुए बोली, अब मैं इस लॉकेट को खुद से कहीं नहीं जाने दूंगी। ये कहकर माया ने वीरू को आवाज लगाई और कहा, वीरू, जा और घर के बाहर चला जा। वीरू नासमझी में वहीं खड़ा रहा। माया ने वीरू की ओर देखा और जोर से बोली, जा वीरू, घर के बाहर। वीरू को लगा शायद बाहर खतरा होगा, इसलिए माया ऐसा कह रही है। इसीलिए वीरू भागते हुए बाहर चला गया। जैसे ही वीरू बाहर गया, थोड़ी देर बाद माया ने उस लॉकेट को अपने हाथ में ले लिया। जैसे ही माया ने उस लॉकेट को उसकी जगह से हटाया, वो जगह हिलने लगी, लेकिन माया ने कुछ देखा और बस एक ही दिशा में भागने लगी। माया भागकर एक दीवार के सामने आ गई और एक पेंटिंग को घुमा दिया। जैसे ही पेंटिंग घूमी, उस दीवार में रास्ता बनने लगा। माया तुरंत उस रास्ते जाने लगी। जैसे ही माया आगे बढ़ी, दीवार फिर से बंद हो गई। माया जहां खड़ी थी, वहां सीढ़ियां थीं, वहां कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन माया ने एक बार भी न तो रुकी और न ही पीछे मुड़कर देखा, बस वो चली जा रही थी। तभी माया भागते भागते उस घर के पीछे की तरफ आ गई। माया बस भाग रही थी, तभी वो किसी से टकरा गई। उस इंसान ने माया को कमर से थाम लिया था। माया ने उस आदमी को नहीं देखा, पर माया उस आदमी को देख पाती। उससे पहले उस आदमी ने माया को एक कोने में ले गया, जहां लाइट बहुत ही कम थी, और माया और वो आदमी वहां खड़े हो गए। वो जगह बहुत ही संकरी थी। वो जगह दो दीवारों के बीच छोटी सी जगह थी, जहां एक इंसान मुश्किल से खड़ा हो सकता था। तभी 10-15 गार्ड के पैरों की आवाज आई। एक बोला, जल्दी करो, हमें लॉकेट को बचाना है। अगर लॉकेट को कुछ हुआ तो हम सब गए। ये कहते कहते वे सारे गार्ड उस घर की तरफ जा रहे थे। तभी माया ने उस इंसान को देखा, जिसने उसे एक कोने में ले जाकर बचाया था। उस आदमी को देख माया हैरान हो गई। वो मन में बोली, ड्रैगन, ड्रैगन यहाँ क्या कर रहा है? हालांकि निखिल की बस आंखें ही दिखाई दे रही थी, पर माया को उसकी आंखें देखकर समझ में आया कि वो निखिल है। यहाँ निखिल माया को देख रहा था, मानो कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। निखिल ने माया को नहीं पहचाना था, क्योंकि माया ने सिर से पैर तक काले कपड़े पहने थे। निखिल को माया की स्मेल अच्छे से पता थी। वो मन में बोला, उसके पास से भी माया जैसी प्यारी खुशबू आ रही है। निखिल ने माया के दोनों हाथों को दीवार पर लगाया था। माया निखिल की आंखें देखकर मन में ही बोली, मुझे तुरंत जाना होगा। अगर ड्रैगन को पता चल गया कि माया ही डार्क क्वीन है, तो वो अभी के लिए अच्छा नहीं होगा। पर प्रॉब्लम ये थी कि माया हिल भी नहीं सकती थी, क्योंकि निखिल ने उसके हाथों को पकड़ा था, और वो जगह इतनी संकरी थी कि कोई भी अपने हाथ भी नहीं हिला सकता। निखिल तो बस माया को घूरे ही जा रहा था। निखिल ने अपने एक हाथ को माया के हाथ से छोड़कर माया के मास्क को हटाने के लिए आगे बढ़ाया। माया ने तुरंत निखिल की हरकत पहचान कर माया ने एक हाथ को निखिल के हाथ को पकड़कर निखिल की पीठ पर मोड़ दिया। निखिल को इसकी उम्मीद नहीं थी। माया कुछ नहीं बोली, बस गुस्से से निखिल को देखने लगी, और माया को यह समय अच्छा लगा यहां से बाहर निकलने का। माया ने तुरंत अपने दूसरे हाथ को जो निखिल ने पकड़ा था, उसे घुमाकर निखिल के हाथ से आजाद करके निखिल से दूर आ गई और जाने लगी। तभी निखिल बोला, मुझे नहीं लगता कि डार्क क्वीन को चोरी करने की जरूरत है। माया ने यह सुना तो उसने निखिल को एक बार देखा। तभी एक गाड़ी आकर माया के सामने आ गई। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आ रही है तो मैं आगे का एपिसोड जरूर लेकर आऊंगी। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि मुझे हर एपिसोड बनाने में 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि मैं खुद ये कहानी लिखती हूँ, फिर उसकी आवाज देती हूँ, एडिट करती हूँ और फिर आप सबके सामने लाती हूँ। मैं पूरे दिल से यकीन से कह सकती हूँ कि ऐसी कहानी आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ये मैंने खुद दिल से लिखी है। अगर चाहूँ तो मैं इसे किसी ऐसे प्लेटफॉर्म पर भी डाल सकती हूँ जहाँ इसे सुनने के लिए पैसे देने पड़ते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप सब इसे बिना पैसे दिए भी सुन सकें, बस प्यार और सपोर्ट देते रहें। आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है, सब्सक्राइब और लाइक करना है। न तो आपको पैसे देने पड़ेंगे और न ही कोई परेशानी होगी, लेकिन यही आपके एक एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे वो मोटिवेशन मिलती है जिससे मैं अगला एपिसोड बनाने का मन बना पाती हूँ। मेरे पास अगला एपिसोड तैयार है,
लेकिन जब आप सबका रिस्पॉन्स कम आता है तो दिल से इच्छा नहीं होती अपलोड करने की। तो अगर आप सच में इस कहानी में दिलचस्पी रखते हैं तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका छोटा सा सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है।